Welcome, my name is Divyani Solanki. The aim of today's experiment is to determine the mechanical equivalent of heat by calendar and Barnes constant flow method. Basically, we are going to see the theory behind this experiment. Now, first of all, we will look upon a brief history. Now, actually, in the early 18th century, the notion of heat we know today was not known by the people at that time. Actually, it was Lavoisier who put a caloric theory of heat, in which he says that heat is a fluid which is transferred from one body to another. He has considered heat as a fluid, and but his theory was not so long, does not exist for so long much time. After that, actually, the scientist Count Rumford came, who actually noticed that during the drilling of metal barrel cannon, amount a huge amount of heat is produced, which was due to friction, and he concluded that the theory which Lavoisier has given was not correct. But although the credit is given to Joules for the modern definition of heat we knew today, and it was Joule actually who put forward theory of heat. According to his theory, heat is a form of energy associated with the mechanical motion in material particles. Now, going upon further, Joule actually shows that if we do some amount of work W, then in turn it will produce some amount of heat which is denoted by capital H, and they are actually directly proportional to each other. According to him, W is directly proportional to H, and to remove this sign of proportionality, he introduced a constant J, which is known as the mechanical equivalent of heat. So J is this. J is actually W by H. So how do we define mechanical equivalent of heat? So the mechanical equivalent of heat is defined as the amount of work done to produce a unit quantity of heat. आई थिंक अब तक जो हम लोगों ने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की बात करी वो क्लियर हुई होगी. नाउ अब हम लोग बेसिक जो थ्योरी है, जो डेरिवेशन इस एक्सपेरिमेंट की, जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम लोग उसको देखेंगे कि वो कहाँ से आई. अब होता क्या है कि बेसिकली अगर इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक कॉइल होती है, उसको एक ग्लास ट्यूब में सील्ड करके रखते हैं, और बाद में वुडन बॉक्स होता है, यहाँ से एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, यहाँ पे 2 थर्मामीटर्स भी लगे होते हैं, T1 T2, कुछ इस तरीके के डायग्राम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन द डायग्राम इन योर माइंड. होता क्या है कि यहाँ से इनलेट से वाटर आता है. यहाँ पहले तो करते क्या है, हम लोग इसको फुली ना वाटर में फिल्ड करके रखते हैं, देन हम लोग करंट स्टार्ट करते हैं. इनलेट से वाटर आता है और आउटलेट से यहाँ से नीचे चला जाता है. ये बात तो ठीक है, कॉमन सेंस हुई. अब होता ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे हीट मिल रही है. तो एक ऐसा टाइम आता है कि जो थर्मामीटर T1 और T2, ये मतलब एक स्टेडी वैल्यू दिखाते हैं, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दिखाते हैं कि उस टाइम के बाद इन वैल्यू में फर्दर कोई वेरिएशन नहीं होता है. तो हम लोग उस टाइम पे क्या कहते हैं कि एक स्टेडी स्टेट रीच हो गई है. वी विल से अ स्टेडी स्टेट हैज़ बीन रीच्ड, और एट और ड्यूरिंग दैट मोमेंट हमारे अपैरेटस, जो होल अपैरेटस है ये, इसके हर पार्ट में टेम्परेचर सेम रहता है, जो कैलेंडर एंड बार्न्स अपैरेटस है इसके अंदर. Now I hope it is clear till now. Now moving further on the derivation, which is most important thing which we should know कि ये कैसे होती है, क्योंकि कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है इसमें. अब होता क्या है कि थर्मामीटर T1 T2 है, ये कांस्टेंट रीडिंग्स दिखा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया θ1 और θ2. तो यहाँ पे जो हमारा θ1 एंड θ2 है, दीज आर बेसिकली द टेम्परेचर्स, एंड m इज़ द मास ऑफ द फ्लोइंग वाटर इन t seconds. मास एंड द मास m फ्लोइंग इन t सेकेंड इज़ मेंटेन्ड. हम लोग जो फ्लोइंग वाटर का मास है, हम लोग नीचे एक बीकर होता है, आउटलेट के नीचे एक बीकर लगा होता है, तो हम लोग कलेक्ट करते हैं. ऐसे हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, एंड कैपिटल H हमारी क्वांटिटी ऑफ हीट है लॉस्ट बाय द रेडिएशंस. नाउ हाउ वी गॉट दिस रिलेशन, ये मतलब हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, सो आई वुड लाइक टू क्लियर इट. सबसे पहले मैं इधर राइट हैंड साइड पे देखती हूँ. हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट करी है, उसमें क्या हुआ है, जब बैटरी चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क भी हो रहा होगा.
तो वो जो हमारा ये वर्क है ये बराबर होता है हमारा वी आई टी के, क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर है एंड टी टाइम, पावर इनटू टाइम इज वर्क, एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय जे, सो डब्ल्यू बाय जे इज नथिंग बट हीट. So the left hand side of this equation is a heat, and when we look upon here, this thing is heat which is lost by radiation, and this thing also is heat. I will show you how. We all know that specific heat S is what? It is Qm by capital T, where Q is the heat, M is the mass, and T is the temperature. And from there you can see Q equals to SMT. SMT, यहाँ पे वही बात है, M मास है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो है ये हमारे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो बेसिकली ये भी टेम्परेचर ही है. तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो डायमेंशनली दिस होल इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट. वी हैव अज्यूम्ड एस की वैल्यू हम लोगों ने 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ली है. देन दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म. नाउ व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट टू एलिमिनेट दिस एच इन आवर इक्वेशन. सो हम लोग इसको एलिमिनेट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं. नाउ टू एलिमिनेट एच, अ सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड, and they are made such that the temperature difference theta 2 minus theta 1 remains same after the steady state is reached. इसका मतलब ये जब हम लोगों ने सेकेंड टाइम भी एक्सपेरिमेंट करा तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए. हम लोगों ने सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट करा, हम लोगों ने माना कि हम लोगों ने वी डैश आई डैश कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट एंड वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई करा है, और यहाँ पे हमारा एम डैश मास ऑफ द वाटर कलेक्टेड हो गया टी सेकेंड में. ठीक है, तो हम लोगों के पास पहले वाले की तरह ये कुछ एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी ना. अब हम लोगों को ये सॉल्व करनी है, हम लोग को एच एलिमिनेट करना. तो देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो. अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप खुद भी करके देखिएगा, तो हम लोगों की इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस्ड हो जाती है. और हम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट में निकालना क्या है, हम लोगों को तो इस जे की वैल्यू निकालनी है. तो जो हमारा जे है ये इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा. इट विल रिड्यूसेस टू दिस एक्सप्रेशन. नाउ अब मेरे को लगता है यहाँ तक की डेरिवेशन समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत डायमेंशनली मैंने अच्छे से बता दिए कि किस तरीके से हैं ये इक्वल थिंग्स. सो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला यूज हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं. हम लोगों ने इधर पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, वी डैश आई डैश माइनस वी आई, ऊपर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और नीचे एम डैश माइनस एम. ठीक है, क्योंकि मैं इसका आगे अगले जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करूँगी. तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं फॉर्मूला यूज़. तो यहाँ पे वही है जब हमारा वहाँ पे वी डैश आई डैश था, यहाँ पे वी टू आई टू है, और वी आई था वो हमारे यहाँ पे वी वन आई वन है. टी एज इट इज़ ही है. वी हैव जस्ट चेंज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हियर एक्चुअली. एंड earlier it was m dash and here it is m2 and m was here as m1. ठीक है, और यहाँ पे हमारा t2 और यहाँ पे t1 है. नीचे बस थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया है. अब हमारा t1 एंड t2, वेयर t1 एंड t2 आर द वैल्यूज़ ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1. ऐसे हमारा मैंने बता दिया m1 m2 हमारा मास ऑफ वाटर है जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में है. ऐसे v1 i1 हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ रीडिंग्स हैं, और v2 i2 हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ हैं. सो हियर आर थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट गॉट एंडेड. थैंक यू.